हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है अध्याय 4 है और गोधली भाग 2, और जिस चैप्टर का नाम है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका पाठ का जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बारे में हम जीवनी स्पष्ट जानकारी लेंगे, तो हर एक स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई तरह की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वो वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। एक छोटा सा काम आप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया में हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1907 ईस्वी में आरत दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था हजारी प्रसाद जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। मतलब जो द्विवेदी जी है, द्विवेदी जी का जो साहित्य कर्म भारत के वर्ष के सांस्कृतिक इतिहास का रचनात्मक क्या है परिणामित किया गया है और अच्छा जानकार भी मानते हैं। संस्कृत, प्रकृति, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता और गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानववादी सर्जन और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। कहेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है जो वह किस किस भाषाओं में रखते थे, तो वह संस्कृत, प्राकृति, अपभ्रंश और बांग्ला भाषा में इसका अधिक सारे रुचि था। अब आगे है कि साहित्य का इतिहास, दर्शन, धर्म दर्शन और आधुनिक तत्व ज्ञान में क्या इसका बहुत ज़्यादा मानव के रूप में एक प्रतिष्ठित किया गया था। ठीक है, वेद ज्ञान को बोध और पंडित्य की सहृदयता में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे अपने सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन की लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम होता है। द्विवेदी जी का इतिहास का क्या सबसे ज़्यादा प्रचार करता है, यानी कि विचार करते हैं, तो वो है तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम। वो इतिहास के सामने में दिखाते हैं और विचार अपना रखते हैं। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ ठाकुर एकाएक होकर उठते हैं। मतलब इस चीज़ को देखकर और तीन चीज़ उठते हैं, मतलब तीन व्यक्ति उठते हैं, कबीर, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस चीज़ को देखकर अपना विचार को आगे बढ़ाते हैं, उस विचार को रखने के बावजूद भी। ठीक है, उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की ही देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवणनीर संयोग में विकसित हुए हैं। कहता है कि उन सब ने बोले थे कि ये सब एक ही जाति का कोई दोष नहीं हो सकता है, सॉरी, एक जाति का कोई दिन नहीं है, बल्कि पूरी जातियों का दिन हो सकती है। इसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर, कबीर और तुलसीदास जी ने एक साथ होकर बोले थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रग्रह, आलोक पर, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, उपन्यास, सर साहित्य, कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना। चलिए, इस सब में क्वेश्चन किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो जानते हैं। ठीक है, कहेगा कि अशोक के फूल पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है,
कल्पलता, कल्पलता पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ही जानना होगा। कुटज, कुटज किसकी लेखक है? कुटज की रचनाकार किसने किया था? तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही मानना होगा। विचार प्रग्रह या आलोक पर्व किसकी लेखक है? इस लेखक का नाम बताए, यानी कि रचनाकार किसने किया? तो वो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही इस लेखक का निर्माण करता है। अब आगे है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध मानभट्ट की आत्मकथा, यह किसने लिखा था? तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ही जानना चाहिए। चारुचंद्र लेख या पुनर्वा का लेखक कौन है या रचनाकार किसने किया था? इस लेख का निर्माणकर्ता कौन है? तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा यह किसने लिखा था? और यह एक उपन्यास है। ऐसे पुस्तक है अनामदास का पोथा उपन्यास को किसने लिखा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। चलिए, सुर साहित्य और कबीर यह किसने लिखा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही लिखे थे। अब आगे है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप और नाथ संप्रदाय का लेखक कौन है? तो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब आगे क्वेश्चन है कि कालिदास की ललित योजना और हिंदी साहित्य का आदिकाल यह किसने लिखा था? तो हजारी प्रसाद जी ही ने लिखे थे। अब आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास यह किसने लिखा था? यह आलोचनात्मक साहित्य किसने लिखा था? तो वह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही लिखे थे। आलोचनात्मक साहित्य या संदेश राशक यह किसने लिखा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही लिखे थे। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि पृथ्वी राजस्व के लेखक कौन है? तो आपको हजारी प्रसाद ऑप्शन में अगर टिक मारे होंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट। नाथ सिद्धों की बनिया ग्रंथ संपादन विश्व भारती यह किसने लिखा था? तो वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही लिखे थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में है विश्व भारती या शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही किए थे। तो इतना तक आपको जानकारी स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिटी की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आलोक पर्व साहित्य का लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और यहाँ पर आलोक पर्व पर किस पुरस्कार से द्वारा सम्मानित किया गया था हजारी प्रसाद को? तो भारत सरकार द्वारा अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मान किया गया था और पद्म भूषण भी मिला था, जो लखनऊ एवं विश्वविद्यालय द्वारा यह उपाधि प्रदान किया गया था। ठीक है, जिसका नाम था डीलिट की उपाधि। ठीक है, वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। कहेगा क्वेश्चन में कि द्विवेदी जी किस किस विश्वविद्यालय में अपने प्राध्यापक रहे? तो आपको याद होना चाहिए वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे, दूसरा था शांति निकेतन विश्वविद्यालय और तीसरा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में क्या थे? प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर ही रहे। कहा कि द्विवेदी जी प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर किस किस विद्यालय में रहे? तो आपको ये बोलना होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इन सब पर प्रशासनिक पद पर और प्रोफेसर भी रहे द्विवेदी जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सन 1979 में दिल्ली में इसका निधन हो गया था। सन 1989 में इसका मृत्यु हो गया था, जो 1979 में इसकी मृत्यु हो गया था। किसकी? तो द्विवेदी जी का। अब आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार कटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाढ़ा उद्घाटित कर दिखाई है। कहता है कि एक पाठ है जिस पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं।
नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ही जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसी पाठ में नाखून के बारे में बताया गई है कि नाखून बढ़ने का क्या श्रेय होता है और इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। अगर आपको इस जानकारी पूरा चाहिए तो आप कमेंट करके बताना होगा, ताकि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, और नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में कौन सी विधा है, तो ललित निबंध भी यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण होता है। नाखून का बढ़ना किसकी निशान होता है, तो पाशविक वृत्ति का निशान होता है। किसी भी नाखून बढ़ने का कारण होता है कि वह पशुता की ओर बढ़ रहा है। मानव की ओर बढ़ने का मतलब होता है नाखून काटना, अब पशुता की ओर बढ़ना क्या होता है कि मतलब नाखून को बढ़ाना। तो यही नाखून को बढ़ना क्या होता है, पशुता की निशानी होती हैं, ये पाशविक वृत्ति की भी निशानी होती हैं। क्वेश्चन में था इस बार बिहार बोर्ड में कि नाखून बढ़ना किसकी निशानी होती हैं या किसकी प्रवृत्ति होती हैं, तो वो पाशविक वृत्ति होती हैं और ये पाशु मतलब पशुता की निशानी भी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार नाक काटते रहना, अलंकृत करते रहना मनुष्य का सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। मतलब मनुष्य का अगर नाखून बार बार काटेंगे तो वो हमेशा याद रखना होगा कि मनुष्य जो सौंदर्य बोध हो गया है, मतलब अपने आप में वह सांस्कृतिक चेतना के अनुसार वो चल रहा है, यानी कि आगे वो बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा इंसान की तरह सोच रहा है। अगर पशुता की तरह सोचेंगे तो नाखून नहीं काटेंगे। नाखून काटना एक प्रकार का क्या होता है कि पशुता और मनुष्यता की निशानी होती हैं। नाखून काटना मनुष्य की निशानी होता है और नाखून नहीं काटना पशुता की निशानी होती है। इसलिए आप नाखून काटिए, हमेशा खुश रहिएगा। थोड़ा कमजोरी महसूस होता है नाखून काटने के वक्त, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है, थोड़ा देर खातिर होता है, ठीक है। तो आप नाखून काटिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, ताकि नाखून काटने से ये फायदा होगा आपको कि आप जो खाना खाएंगे आपको स्वच्छ भोजन मिल पाए, क्योंकि नाखून के द्वारा गंदगी उसमें घुस जाता है और जिस कारण से हमारे पेट में जाने के बाद वो गड़बड़ी उत्पन्न करता है, तो बहुत सारे उत्पन्न होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने नाखून को बहाने मनोरंजक शैली के में मानव साहित्य का दिग्दर्शन का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मने भाव जगाता है। कहता है कि द्विवेदी जो है इस पाठ में ऐसा कहानी के तौर पर, मनोरंजक के तौर पर इसको दिखाया गया है, इसमें ऐसा रुचि दिखाया है कि जो भी इसको पढ़े तो वो हमेशा इससे कुछ सीख सके, ठीक है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मना भाव को भी जगाता है इस पाठ में। तो आपको ये सब जानकारी स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न किए हैं। तो हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो उसकी जानकारी अवश्य लेंगे। चलिए, मान लीजिए आपके सामने में ये दिया हुआ है कि गोदली भाग 2 नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैप्टर संख्या 4 है। ये हम पढ़े हैं, अभी फिलहाल ही पढ़े हैं अच्छी तरह से। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको ललित निबंध मारना होगा ऑप्शन में। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब आगे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी को आरत दुबे का छपरा उज्जबलिया नामक नगर में, यानी कि नगर या गांव में, बलिया में जो पड़ता है वहाँ हुआ था। ये सब भारत में ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुआ था, तो 19 मई 1969 ईस्वी को दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मृत्यु हुआ था 19 अगस्त 1979 को दिल्ली में हो गया था, जिसमें इसकी आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माता का नाम क्या है, तो माता का जो नाम था ज्योतिषमती था और पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी जी था। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की माता जी का क्या नाम था, तो ज्योतिषमती, और पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी था। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिवार में कैसा विद्या प्राप्त किए थे, तो वो था ज्योतिषमती विद्या प्राप्त थे। ज्योतिष विद्या के बहुत सारे जानकार थे उसके परिवार में। किसके परिवार में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिवार में बहुत सारे जानकार थे। अब आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी
किस 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 साहित्य में यह विद्वान मतलब प्रख्यात थे, यानी कि अच्छा खासकर जानकार थे, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। हिंदी साहित्य जगत में विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा के लेखक के रूप में यह बहुत ज़्यादा ख्याति और प्रसिद्ध थे। कौन? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब जानकारी आपको दे दिए गए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट कर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के माध्यम से आपके पास जल्द से जल्द लेके पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी हम दे चुके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है, तो शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें साथ में, ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये सब आप काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू।